हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे, इस सोशलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हम सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी कर रहे थे। कल हमने लीनियर थ्योरी को लिया था, आज हम सेकेंड थ्योरी ले रहे हैं जिसे साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज भी कहते हैं। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम कल जो है स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज ऑफ पार्सन्स करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा पोस्ट मॉडर्निस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन सोशल चेंज। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेकेंड स्टैंड ऑफ थ्योरीज बिलोंग टू साइक्लिकल थ्योरीज एंड मेजर प्रोपोनेंट्स वर स्पेंगलर, पेरेटो, टॉनी बी एंड सोरोकिन। इनका नाम आपने सुना होगा, ये सारे सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो पहला ऑसवर्ड स्पेंगलर बिलीव डैट एवरी सोसाइटी इज़ बॉर्न, मैच्योर्स, डिकेज एंड इवेंचुअली डाइज। तो कह रहे हैं कि ये ऑसवर्ड स्पेंगलर का बिलीव था दैट सोसाइटी क्या है, जन्म लेती है, मैच्योर होती है, डिके का मतलब होता है धीरे धीरे, एक तरह से वैसे तो बायोलॉजी में से सड़न से ही लिया जाता है, और इवेंचुअली कहते हैं सड़ते सड़ते फिर वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, ऐसे सोसाइटी भी मरती है, जो भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी लेना चाहें। द रोमन एम्पायर रोज टू पावर एंड देन ग्रेजुअली कोलैप्स। तो आप सभी को पता है, हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी होगी तो सभी को पता है, जैसे राइज होता है वैसे ही फॉल होता है किसी भी एम्पायर का। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर राइज के भी बनते हैं, यानी जब उत्थान हो रहा होता है, और जब उसी का जब नीचे आना होता है, उसका डाउनफॉल होता है, उसके भी कारण बनते हैं ना। तो वही बताया कि रोमन जो एम्पायर था पहले वो पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ा, फिर उसके बाद उसने कोलैप्स किया ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे। द ब्रिटिश एम्पायर ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड देन डेटेरियोरेटेड। तो इसी तरह ब्रिटिश एम्पायर भी था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेटेरियोरेट होता चला गया। स्पेंगलर बिलीव डैट सोशल चेंज में टेक द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस और ऑफ डिके बट नो सोसाइटी लिव्स फॉर एवर। तो इन्होंने क्या कहा, स्पेंगलर ने क्या कहा कि जो सोशल चेंज है उसको भी क्या बताया कि ये हो सकता है कि प्रोग्रेस का फॉर्म ले, यानी वो उन्नति करे, लेकिन हमेशा वो वैसा ही रहे या वैसे ही जीवित रहे, ये नहीं होता कभी भी। बट नो सोसाइटी लिव्स फॉर एवर। यही कहा कि कोई एक सोसाइटी नहीं, उसमें कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते, चेंज में भी फिर चेंज आते रहते हैं ना। अब सेकेंड देखिए, पेरेटो का व्यू है। पेरेटो इन हिज A treatise on जनरल सोशोलॉजी इन 1963, इनकी किताब का नाम है, प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। एलिट्स का मतलब होता है अभिजात वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने कैसी थ्योरी को प्रेजेंट किया, जहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स यानी अभिजात वर्ग का सर्कुलेशन चल रहा है, यानी एक के बाद एक आ रहा है, वो सर्किल में, वृत्त के फॉर्म में, यानी सर्कल के फॉर्म में चल रहा है। हिज थ्योरी वॉज इनएडिक्वेट एंड इट वॉज बेस्ड ऑन अ लिमिटेड इंस्टांस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स इन एंशिएंट रोम। तो इनकी थ्योरी को इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त बताया गया ना, क्योंकि इनका जो मतलब इनका जो पूरा वर्ग था, इनका जो उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की, वो किसके इर्द गिर्द घूम रही थी, केवल एलिट वर्ग के ही इर्द गिर्द घूम रही थी, और ये एंशिएंट रोम की बात हो रही है। ठीक है, पेरेटो ऑल्सो कंसीव्ड ऑफ सोसाइटी एज अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अ होल कॉमा कंसिस्टिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। तो पेरेटो ने कैसे कंसीव किया सोसाइटी को, एक सिस्टम जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, फिर पूरा है, फिर उसके इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है, सब एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। अ चेंज इन वन पार्ट वॉज सीन एज लीडिंग टू चेंजेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो कह रहे हैं एक चेंज सिस्टम में, एक पार्ट में कुछ चेंज आता है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। ठीक है, हिज आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड पार्सन्स हु लेटर डेवलप्ड हिज ओन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो कह रहे हैं इनका आइडिया जो इक्विलिब्रियम का था, यानी कि जहाँ पे बराबरी, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जो तराजू में दोनों तरफ बराबर होता है, तो वो एकदम बराबर। ठीक है, ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस, पार्सन को इन्फ्लुएंस किया इनका जो भी आइडिया था, विच लेटर डेवलप, जिसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी भी एक थ्योरी बना ली सोशल चेंज की। हिज कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज इग्नोर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। तो इनका जो कंसेप्ट था पॉलिटिकल चेंज का, उन्होंने क्या किया कि इग्नोर कर दिया जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मॉडर्न टाइम्स में उभर कर आई,
उस बात को वो उस समय उतना उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने उतना समझ नहीं पाए उस चीज़ को, ठीक है। अब थर्ड देखिए, द ब्रिटिश फिलोसफर अर्नोल्ड जे टोनबी ऑल्सो सॉ चेंज इन साइक्लिक टर्म्स एंड सॉ इट इन अ साइकिल ऑफ ग्रोथ, अरेस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो टोनी बी का कहना क्या था कि जो चेंज है वो साइक्लिकल होता है, साइकिल के फॉर्म में होता है, और इसमें क्या क्या चक्र में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ग्रोथ होता है, अरेस्ट होता है, डिक्लाइन होता है, इस तरह से, ठीक है। ओके, फोर्थ देखिए, द रशियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट पिटीरिम सोरोकिन इन हिज बुक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स 1938, सोरोकिन का नाम आपने सुना होगा, इनकी किताब का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जो कि 1938 में आई, हैज़ ऑफर्ड अनदर एक्सप्लेनेशन, तो इन्होंने एक नया एक्सप्लेनेशन दिया। He classified societies according to their cultural mentality, which can be idea से ही ideational है, ठीक है। ओके, समझ पा रहे होंगे। जहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्रैकेट में लिखा है रियलिटी इज स्पिरिचुअल, यानी कि जो असलियत है, जो रियलिटी, वो स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक है यहाँ पे, ठीक है। कॉमा सेंसेट यानी रियलिटी इज मटीरियल, रियलिटी को मटीरियल भी बताया, और आइडियलिस्टिक अ सिंथेसिस ऑफ द टू, यानी तीन फॉर्म इन्होंने बता दिए। क्या क्या देखिए, पहले इन्होंने क्या बताया कि रियलिटी स्पिरिचुअल है, फिर बता रहे हैं रियलिटी इज मटीरियल, ओके। देन तीसरा बता दिया कि इन दोनों का मिला जुला फॉर्म भी है, यानी दोनों उसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ओके फाइन। अ सिंथेसिस ऑफ द टू यानी दोनों का मिला जुला। Sorokin considered that social change follows a trendless cyclic pattern that is like a swinging pendulum. पेंडुलम देखा होगा आपने, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पेंडुलम कैसे टू एंड फ्रो होता रहता है ना उसमें, तो वैसे ही बता रहे हैं कल्चर मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड देन बैक इन अनदर, ठीक है, इसी तरह चलता रहता है पेंडुलम के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी लोग ड्रॉ कर लेते, पेंडुलम को ड्रॉ कर लीजिए, और इनके एट्रीब्यूट्स तो भी इन्होंने बताया, आइडियलिस्टिक मेंटेलिटी के बारे में, सेंसेट मेंटेलिटी, ठीक है, ओके फाइन। आगे देखिए, आइडिएशनल कल्चर emphasizes those things which can be perceived only by mind। तो आइडिएशनल कल्चर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस पे एम्फेसाइज करता था, जोर किस पे देता था, जो कि माइंड के द्वारा केवल परसीव किया जाता है, ओके। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस कंसर्न विद द फेथ एंड अल्टीमेट ट्रूथ। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक अर्थ में अमूर्त भी होता है, कई बार हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते भी, यानी उसका निचोड़ लिखना, कई इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बहुत ही रिलीजियस रहा है, ठीक है, और इसमें फेथ है यानी विश्वास है, मतलब एक तरह से धर्म की बात आ जाती है, और अल्टीमेट ट्रुथ यानी अंतिम सत्य की बात आ रही है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ द सेंसेट कल्चर, ठीक है, जहाँ पे सेंसेट कल्चर में क्या था, मटीरियल, ठीक है, रियलिटी इज मटीरियल, ओके। बोथ रिप्रेजेंट प्योर टाइप्स ऑफ कल्चर, हैंस नो सोसाइटी एवर फुली कॉन्फॉर्म्स टू आइदर टाइप। तो कह रहे पूरी तरीके से कभी भी कोई भी सोसाइटी एक को पूरी तरीके से नहीं ले सकती, इसका मिला जुला ही रहता है, ठीक है। इन सेंसेट फेज पीपुल सीक नॉलेज थ्रू साइंस एंड मटेरियलिज्म। तो कह रहे हैं जब सेंसेट फेज होता है, सेंसेस से है ये सेंसेट, ओके। तो इसमें बता रहे हैं, इस फेज़ में बता रहे हैं कि जो लोग हैं उसमें क्या करते हैं, इस फेज़ में क्या करते हैं, नॉलेज सीख करते हैं, कैसे, साइंस से, थ्रू साइंस एंड मटेरियलिज्म, जो भौतिकवाद है उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। द सेंसेट कल्चर स्ट्रेसेस दोज थिंग्स विच कैन बी परसीव डायरेक्टली बाय द सेंसेस। तो वही सेंसेस से आ गया। इन इट इज़ प्रैक्टिकल, हिडोनिस्टिक, सेंशुअल एंड मेटलिस्टिक। हिडोनिस्टिक प्रिंसिपल आप जान लीजिए, जहाँ पे पेन एंड प्लेजर की बात होती है। क्रिमिनोलॉजी में ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही चर्चित टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि जब आप क्रिमिनोलॉजी स्टडी करते हैं, क्रिमिनल के माइंड्स को स्टडी करते हैं, तो वो जब कोई क्राइम करते हैं और उसमें जब किसी को पेन देते हैं, जैसे मर्डर करते हैं तो उसमें भी होता है, तो उनको उससे प्लेजर मिलता है। तो हिडोनिस्टिक का मतलब यही होता है कि किसी को पेन दे करके प्लेजर लेना, ओके फाइन। आगे देखिए, लाइक स्पेंगलर, सोरोकिन रिगार्डेड द वेस्टर्न कल्चर ऑफ हिज टाइम एज सेंसेट एंड डिक्लाइनिंग, ओवर राइप एंड रेडी टू स्विंग टू अदर एक्सट्रीम विच इज़ आइडिशनल कल्चर विच इम्फेसाइज रिलीजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक फेज़ जब सेंसेट वाला बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, ओवर राइप हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पक जाना, समझ पा रहे हैं, जैसे कि ओवर राइप का मतलब होता है जो एक फेज़ है, ओवर राइप का मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा
मटेरियलिज्म जब बढ़ जाता है तो लोग कहाँ स्विच कर जाते हैं, किसकी तरफ स्विंग कर जाते हैं, एडोरेशनल की तरफ, कल्चर की तरफ, यानी कि जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इज़ रियल, यानी रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल है कुल मिलाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्योंकि एक ही टाइप का जीते जीते भी लोग उब जाते होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो भी इंसान स्विच करता है। ऐसे आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे तो ऐसा देखा गया कि जो बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं लास्ट में बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगते हैं। ये ज़्यादातर देखा गया। एग्जाम्पल देखिए आप, बुद्ध तो बाद में बने थे, वो सिद्धार्थ पहले थे ना, तो उनके क्या सब धन वैभव सारी चीज़ें थी, और फिर बाद में वो कितने बड़े बुद्ध के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, without mentioning the causes, he said that as the culture of a society develops towards one pure type, it is countered by the opposing cultural force in the form of development of new institution and normative patterns। तो कह रहे हैं कि एक प्योर टाइप में डेवलप होते होते फिर उसका एक काउंटर भी बनने लगता है ना, जैसे अपोजिट्स में वो एग्जिस्ट करने लगते हैं फिर। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट इज देन रिवर्स्ड मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट टाइप ऑफ कल्चर। ठीक है, उसका अपोजिट टाइप ऑफ कल्चर, जैसे एक कल्चर में लोग चल रहे हैं फिर उसके बाद उनको कुछ और भाने लगता है विद द टाइम एंड स्पेस का जैसे जैसे बढ़ता है ना। इन ब्रीफ, टू मच इज एम्फेसिस ऑन वन टाइप ऑफ कल्चर लीड्स टू अ रिएक्शन टुवर्ड्स अनदर। तो यानी कह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा एक तरह का कल्चर पे बहुत ज़्यादा जोर होने लगता है तो फिर उसके रिएक्शन के तौर पे दूसरा जो उसका टाइप होता है, अपोजिट उसका जो होता है, उसकी तरफ सोसाइटी बढ़ने लगती है। सोसाइटीज कंटेन बोथ दीज इम्पल्सेस इन वेरिंग डिग्रीज एंड द टेंशन बिटवीन देम क्रिएट्स लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी। तो कह रहे हैं कि सोसाइटी में इम्पल्स मतलब होता है त्वरित कुछ रिएक्शन करना ना। तो कह रहे हैं कि ये जो इम्पल्स है ये वेरिंग डिग्रीज़ में होता है, जैसे एक स्पेक्ट्रम आप देखते हैं ना, तो उसी तरह इसमें डिग्रीज़ के इतना होता है। फिर एक जब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तब वो दूसरे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे टाइप के कल्चर में। ठीक है, और इसी से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है और इसी से लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ओके, साइक्लिकल थ्योरीज आर क्रिटिसाइज फॉर वेरियस रीजन। अब इसका क्रिटिसिज्म भी देख लीजिए क्या है, क्या रीज़न दिए। बीइंग टू ऑब्स्ट्रैक्ट एंड स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना ना, स्पेकुलेट करना। तो ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने फिलोसफिकल के लेवल पे ज़्यादा थी ये, ऐसा कहा जा रहा है। सोरोकिन्स थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी टू स्पेकुलेटिव एंड इम्पॉसिबल टू टेस्ट साइंटिफिकली। तो सोरोकिन का जो थ्योरी थी उसको लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव थी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबिलिटी की तरफ थी। क्यों कहा ये, क्योंकि उसको साइंटिफिकली नहीं टेस्ट किया जा सका या जा सकता था। Sorokin's theory has not been accepted by the sociologist, for it portrays his prejudices and probably his disgust। देखिए, prejudices का मतलब होता है पहले से कुछ मान्यताएं लेके चलना, है ना। जैसे मान लीजिए ये भी एक prejudices में ही आता है कि लड़का जो मेल चाइल्ड है वो ज़्यादा अच्छा है, या उसके प्रति जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, जैसे फीमेल को उतना अच्छे से नहीं देखा जाता, इसीलिए तो इतनी फीमेल 50 होती है। भ्रूण हत्या क्यों होती है गर्ल चाइल्ड की, इसीलिए क्योंकि उसको एज अ भार लिया जाता है, उसको एज अ बर्डन सोसाइटी में कंसिडर किया जाता है ना, परिवारों में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रेजुडिसेस को लेकर चले एंड प्रोबेबली ही इज डिस्गस्ट विद द मॉडर्न सोसाइटी। हिज कंसेप्ट ऑफ सेंसेट एंड एडिशनल आर प्योरली सब्जेक्टिव। तो इसको इन्होंने सब्जेक्टिव बता दिया इसके क्रिटिसिज्म में। क्या कहा कि इनके जो कॉन्सेप्ट है सेंसेट और एडिशनल, ये प्योरली सब्जेक्टिव है, यानी कि व्यक्ति विशेष पर या स्थिति विशेष पर ही निर्भर कर रहा है, ये यूनिवर्सल अप्रोच नहीं रखता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एज टू वाई सोशल चेंज शुड टेक दिस फॉर्म। तो इन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ये सोशल चेंज क्यों बनता है या क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज करेंगे जो कि पासन की है, टैलकट पासन की। ठीक है, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, इंजॉय कीजिए इस सीरीज़ को, सोशलॉजी सीरीज़ को। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।